नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट की समाजशास्त्र की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पेपर सेकंड सोसाइटी इन इंडिया भारत में समाज पढ़ रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य, फील्ड व्यू। उस परिदृश्य के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत का समाज है वो एक बहुलता युक्त या बहुल समाज या प्लुरल सोसाइटी है। इसमें बहुत सारी प्रजातियों, संस्कृतियों, भाषाओं और भिन्न भिन्न भौगोलिक प्रदेशों में हमारा जो समाज है वो फैला हुआ है, बटा हुआ है। लेकिन इन सब विशेषताओं के बावजूद भी हमारा देश का एक एक संविधान है जिसमें समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का इसमें क्या ध्यान रखा गया है। तो ये हमारे भारत के हमारा जो भारत है इसकी एक अन्यतम विशेषता है कि इन इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी हम संगठित रूप से एक साथ हैं, राष्ट्र की भावना इसमें है। तो आज हम भारतीय जो समाज है इसके जो क्षेत्रीय परिदृश्य के हैं, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम एक एक लेकर इसमें चर्चा करेंगे। तो पहला है इसमें भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक परिदृश्य भारतीय समाज, पहला भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक परिदृश्य, जियोग्राफिकल व्यू। जियोग्राफिकल, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत बहुत विशाल देश है। इसका जो क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। और ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हमारा देश है। इसमें वैसे देखें तो इसमें मोटे मोटे भौगोलिक रूप से 5 भागों में इसमें बांटा गया है। जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, पश्चिम का मरुस्थल है, गंगा और सिंधु का जो मैदान है पूर्वोत्तर भारत है, वो दक्षिण का पठार है। इसमें अलग अलग यहाँ पर जलवायु है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो वेशभूषा है, खान पान है, तो इस कारण से इसमें पर्याप्त भिन्नता या बहुत ज़्यादा भिन्नता हमारे देश के लोगों में पाई जाती है। इन सब के बावजूद भी हमारी एक संगठित एक संस्कृति है और हम एक भारत देश में रहते हुए हमारा एक संविधान है जिसमें सब लोग साथ साथ में रहते हैं। दूसरी जो समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य है, इसका जो दूसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वो है धार्मिक परिदृश्य। धार्मिक परिदृश्य, हमारे देश में विश्व के लगभग सभी धर्म कम ज़्यादा मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है हमारे हिंदू धर्म की है, उसमें लगभग 80% जनसंख्या भारत की है। फिर मुस्लिम धर्म है, उसमें लगभग 14% लोग मुस्लिम धर्म के हैं। तीसरे नंबर पे जो ईसाई धर्म है उसमें लगभग 2.3% लोग ईसाई धर्म के लोग हैं। फिर सिख धर्म को मानने वाले लगभग 0.2% लोग हैं, और बौद्ध धर्म को मानने वाले 0.7%, और जैन धर्म को मानने वाले 0.4% हैं। बाकी अन्य धर्म भी कम संख्या में इसमें पाए जाते हैं। तो इतनी धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद भी इतने सारे लोगों का एक साथ में रहना, ये भारत की एक अपने आप में एक अन्यतम विशेषता इसमें मानी जाती है। और इनमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी बहुत सारी हैं। किसी जगह पर हिंदू बहुत हैं, कहीं पर मुस्लिम बहुत हैं, कहीं पर ईसाई बहुत हैं, फिर भी सभी लोग वहाँ पर साथ साथ यहाँ पर भारतीय समाज में रहते हैं। बात आती है भाषाई विविधता की, भाषाई परिदृश्य की। भाषाई विविधता, भाषाई परिदृश्य। हमारे देश में लगभग 179 भाषाएं, 179, और बहुत सारी जो बोलियां हैं, लगभग 1500 की लगभग बोलियां बोली जाती हैं। भाषा एक बड़ी इकाई है। बोलियां जो भाषाओं की जो उपभाषाएं होती हैं उसमें बोलियां इसमें शामिल हैं। और उसके बावजूद हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। और हमारे संविधान में लगभग 22, लगभग नहीं, पूरी एग्जैक्ट 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। कई बार राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए आरपीएससी में क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थानी भाषा संविधान की अनुसूची में शामिल है या नहीं है। तो राजस्थानी भाषा उन 22 भाषाओं में अभी तक शामिल नहीं हो पाई है।
आगे बात आती है क्षेत्रीय परिदृश्य की। क्षेत्रीय परिदृश्य, क्षेत्रीय परिदृश्य में हमारे देश में क्या है कि कई क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, कई बहुत कम विकसित हैं। तो इस तरह की विषमताएं भी हमारे देश में पाई जा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उन विषमताओं में कमी आती जा रही है। सरकार प्रयास कर रही है कि सभी क्षेत्रों का समान तरीके से इसमें विकास हो, और सभी क्षेत्रों का समान विकास होगा तो देश में बंधुत्व और समानता की भावना फैलेगी, जो हमारी राष्ट्र की एकता को मजबूत इसमें करेगी। अगला जो समाज का जो क्षेत्रीय परिदृश्य का जो घटक है, उसमें है भारत का प्रजातीय परिदृश्य। प्रजातीय परिदृश्य, प्रजातीय परिदृश्य। हमारे देश में विश्व की सभी प्रजातियों के लोग पाए जाते हैं, और बाहरी आक्रमण भी हमारे ऊपर बहुत हुए, और बाहर के लोग आक्रमणकारी भी यहाँ के बस गए और हमारे देश में ही इसमें समाहित हो गए। और जो विश्व की जो 3 प्रजातियां हैं मुख्य रूप से कोकेशाइड, मंगोलैड और निग्रोइड, उन तीनों प्रजातियों के लोग और जो संकरित प्रजातियां हैं सबके लोग यहाँ पर काले, पीत वर्ण और श्वेत वर्ण के रूप में सभी प्रजातियों के लोग हमारे देश में पाए जाते हैं। जैसा कि हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि विश्व के अनेक देशों में प्रजातीयता के आधार पर भी झगड़े वैमनस्य इस तरह होते रहते हैं, ताकि हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। सभी लोग आपस में एक बंधुत्व की भावना से साथ साथ रहते हैं। फिर आता है जनसंख्या परिदृश्य, डेमोग्राफिकल व्यू। जनसंख्या परिदृश्य, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जो जनसंख्या है लगभग 121 करोड़ है। जो जनसंख्या के आधार पर हमारा जो भारत देश है विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश है, और क्षेत्रफल के आधार पे हम 7वें नंबर पे आते हैं। तो इस जनसंख्या में भी बहुत सारे जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें बटी हुई है। कहीं पर इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनत्व उत्तर प्रदेश और बिहार में, और राजस्थान में बहुत कम घनत्व है। इसमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भी कई विभिन्नताएं, इसमें क्षेत्रीय असमानताएं और विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन सब के बावजूद भी सब लोग एक साथ यहाँ पर सही तरीके से रहते हैं। एक आता है, अगले बात करें सांस्कृतिक परिदृश्य की। हमारे जो भारत देश है वो अलग अलग संस्कृतियों वाला देश है। सांस्कृतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य। हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग भाषा, वेशभूषा, खान पान, पहनावा, कला, संगीत, नृत्य, इन सब में बहुत ज़्यादा इसमें भिन्नता पाई जाती है। इसका कारण यहाँ की अपन जलवायु को भी ले सकते हैं, अलग अलग जो धर्म हैं उसका भी इसका कारण है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये विभिन्नता कई देशों में तो आपस में एक बंटवारे का कारण बनती है, लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग हैं उस तरह से भारत में सब लोग आपस में इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी साथ में रहते हैं। इसके बावजूद, इसके अलावा और क्षेत्रीय परिदृश्य का जो घटक वो देखें तो इसमें एक और बहुत ज़्यादा संपन्न वर्ग है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा अभावों से जूझते हुए लोग भी हमारे देश में इसमें मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसी जो चीज़ें हैं वो एक असंतोष को जन्म देती हैं। फिर भी सरकार इसमें प्रयास कर रही है कि इस तरह का असंतोष कम से कम इसमें हो, और कमोबेश हमारे देश की स्थिति इसमें लगभग ठीक है। अगला जो इसमें क्षेत्रीय परिदृश्य का जो घटक है वो है जनजातीय परिदृश्य। तो हमारे देश में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। कुछ जनजातियां अब भी अपनी आदिम अवस्था में इसमें हैं, जैसे कि आप लोग पूर्व में पढ़ा होगा कि जो दक्षिण भारत में टोडा जनजाति है वो भैंस पालन के द्वारा अपना जीवन यापन करती है।
हमारे राजस्थान में बहुत सारी जनजातियाँ मुख्य रूप से अपने उदयपुर संभाग में पाई जाती हैं, जैसे भील, मीणा, गरासिया, शहरिया, कोटा संभाग में जनजाति पाई जाती है। दूसरी जनजातियों के आधार पर भी हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नता इसमें यहाँ पर है। एक आता है जातीय परिदृश्य। तो हमारे देश में बहुत सारी पहले, जैसे कि पहले कक्षाओं में आपको बताया है कि शुरुआत में हमारे यहाँ पर 4 वर्ण थे और कालांतर में वो 4 जो वर्ण थे अलग अलग उपवर्णों में या जातियों और उपजातियों में बन के बहुत सारी जातियाँ हमारे यहाँ पर बट गई हैं। और उन जातियों के कहीं ना कहीं पैसे भी पहले बटे हुए थे, उनमें वर्तमान में काफ़ी इसमें शिथिलता यहाँ पर इनमें आ गई है। और कहीं कहीं इसका जो जातीय व्यवस्था है इसने जातिवाद का रूप भी इसमें ले लिया है। तो आपस में कहीं ना कहीं वैमनस्य की तत्व इसमें दिखाई इसमें दे रहे हैं। तो इन्हें भी दूर करने की इसमें आवश्यकता हमारे देश में है। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रीय परिदृश्य हैं, तो जो क्षेत्रीय परिदृश्य के आधार पर अध्ययन करने वाले जो समाजशास्त्री थे उन्होंने हमारे भारत देश का जो क्षेत्रीय परिदृश्य है इसका वर्णन किया। पहला हमने इसमें देखा था जो कि टेक्सुअल व्यू था। टेक्सुअल व्यू में पुरानी जो किताबें थी, जो लिपि थी, जो प्रतीक चिन्ह थे, उनको देख करके, सिर्फ पाठ्य चीज़ों को देख करके समाज का वर्णन किया। और आज जो हमारे समाज का जो वर्णन किया गया था इसमें देख करके सावधानी पूर्वक इसका अवलोकन करके भारतीय समाज का ये जो परिदृश्य आपके सामने मोटा मोटा इसमें बताया गया है। ये आप एग्जाम में आएंगे तो लिखेंगे। आगे की कक्षाओं में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है कि क्षेत्रीय परिदृश्य के आधार पर किन किन समाजशास्त्रियों अध्ययन किया, तो हमारे जो सिलेबस में है वो एम.एन. श्रीनिवास साहब का है। तो आगे क्लास में हम एम.एन. श्रीनिवास का क्षेत्रीय परिदृश्य के बारे में जो उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।